हाय फ्रेंड, दिस इज सीएमए प्रदीप ध्यानी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, सीएमए फाउंडेशन हमारा जो कि सीए हो गया, सीएस सीएमए फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा थ्योरी ऑफ कॉस्ट का चैप्टर जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर जिन्होंने भी इससे पहले के जो तीन जो मेरे चैप्टर्स हैं वो नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है ना। तो आज हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज एप्लीकेबल टू सीए सीएस सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। मैं आपको डाउट के कर दूंगा। बिल्कुल आपके डाउट को, जो भी आपका डाउट होगा आपको आंसर उसका मिल जाएगा। आपको कोई भी अगर किसी भी टॉपिक पर भी आपको डाउट है तो मैं आपका आंसर कर दूंगा, ठीक है गाइस। चलिए हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं गाइस। गाइस सबसे पहले पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट। गाइस हमने ना जब हमने इससे पहला एक चैप्टर पढ़ा था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है दोस्तों, जब हम किसी सामान को बनाते हैं तो दोस्तों अगर हमें कोई मार्केट में सामान बेचना है तो पहले दोस्तों हमें सामान को बनाना पड़ेगा। हमें सामान को दोस्तों बनाना पड़ेगा, तो उस सामान को बनाने में हमें मटेरियल भी लगता है, उस सामान को बनाने में दोस्तों हमें लेबर भी लगती है, ठीक है ना। तो हमें कुछ खर्चे, कई सारे खर्चे करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हो गए, बिजली होगी, अब मशीनें चलेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, लाइटें होंगी, पंखे लगेंगे, एसी होगा। तो कॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों खर्चा। यानी जब आप सामान बना रहे हो, यानी जब आपने प्रोडक्शन किया यानी सामान को बनाया, तो उस दौरान आपको जितने भी खर्चे होते हैं वो दोस्तों मेरा क्या कहलाता है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट कहलाता है। तो वो सारी कॉस्ट, अब किस तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये सब चीजें हम आज इस चैप्टर में सीखेंगे, यानी इस पूरे चैप्टर में सीखेंगे। धीरे धीरे करके करेंगे जो दोस्तों, कोई भी चीजें नहीं छूटेगी। मीनिंग ऑफ कॉस्ट सिंपल सा है दोस्तों, इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर और फर्म टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के दौरान जितने भी खर्चे आते हैं दोस्तों उनको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। हमने इसको मैथमेटिकली किस फंक्शन में दिखा दिया, सी इज इक्वल टू एफ क्यू, यानी इस क्वांटिटी को बनाने के लिए जितने भी खर्चे आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सी, यानी दोस्तों कॉस्ट बोलेंगे। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे तो कॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों, जब प्रोड्यूसर या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई सामान को बनाती है तो उस सामान को बनाने के लिए जितने भी खर्चे आते हैं दोस्तों वो सब मेरा क्या कहलाता है, वो सब मेरा कॉस्ट कहलाता है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों, टाइप्स ऑफ कॉस्ट है हमारा दोस्तों। आइए आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइप्स ऑफ कॉस्ट को। सबसे पहला है दोस्तों मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट क्या होती है, जब कोई व्यक्ति यानी प्रोड्यूसर जब सामान को बनाता है तो उसकी जेब से जितना भी आउटफ्लो होता है कैश का, वो सब का सब मेरा क्या कहलाता है, मनी कॉस्ट। कोई मशीन खरीदी तो उसकी जेब से पैसा गया, मनी कॉस्ट हो गई। लेबर को उसने वेजेस दी तो मनी कॉस्ट हो गया। मटेरियल खरीदा उसने तो मटेरियल को खरीदने के बदले में उसको जो पेमेंट करनी पड़ी वो उसका मनी कॉस्ट हो गया। मनी कॉस्ट का मतलब आइए अब हम देखते हैं आपकी बुक्स में क्या लिखा हुआ है। इफ द रेमुनरेशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर पेड इन द फॉर्म ऑफ मनी, इट इज कॉल्ड मनी कॉस्ट। यानी जब आप मनी की फॉर्म में आपने लेबर की पेमेंट करी तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा, मनी कॉस्ट कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड टू लैंड, आपने जिस जमीन पर आप सामान बना रहे हो यानी प्रोडक्शन कर रहे हो आप दोस्तों, तो उसका आपने जमीन किराए पर ली है तो आपने रेंट दिया। तो जब आप हर महीने रेंट देते हो तो वो आपकी मेरे दोस्तों मनी कॉस्ट कहलाई जाएगी। उसके बाद वेजेस टू द लेबर, उस सामान को बनाने के लिए जो मजदूरों से आप काम करवा रहे हैं तो मंथली आपको मजदूरों को सैलरी देनी पड़ेगी, तो वो सैलरी भी मेरी क्या कहलाती है दोस्तों, वेजेस कहलाती है मेरी। उसके बाद रियल कॉस्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। मेरे दोस्तों एक नंबर में ये दोस्तों एक नंबर में आ सकता है कि अल्फ्रेड मार्शल ने रियल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दिया। exertion of all kinds of labor that are directly या indirectly involved in the production process, all these efforts। दोस्तों क्या होता है कि कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि जिनको हम पैसों में माप सकते हैं, लेकिन कुछ होती है कि जो मालिक की मेहनत है, मालिक की संघर्ष है, मालिक का जो एफर्ट है, भले ही हम उसको पैसे में काउंट नहीं कर सकते लेकिन उसको इकोनॉमिक्स बोलती है रियल कॉस्ट। यानी जो जो मालिक जो मेहनत कर रहा है, जो मजदूर जो मेहनत कर रहा है, उसके जो सेक्रीफाइसेस है, उसके जो एफर्ट्स है, उसकी जो हार्ड वर्क है, उसको इकोनॉमिक्स में रियल कॉस्ट बोलते हैं दोस्तों। रियल कॉस्ट उसको बोलते हैं यहाँ पर। Real cost. The concept of real cost when introduced by Alfred Marshall. Accession of all kinds of labor that are already directly involved in production process, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने भी एफर्ट्स होते हैं, लेबर के जितने भी एफर्ट्स होते हैं दोस्तों, इन एफर्ट्स को हम रियल कॉस्ट बोलते हैं। ऑल दीज एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइस टुगेदर विल बी कॉल्ड एज रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
फॉर एग्जाम्पल एक्सर्शन ऑल काइंड ऑफ लेबर वेटिंग एंड सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड टू फॉर सेविंग दी कैपिटल, यानी इन सामानों को बनाने के लिए दोस्तों, इन सामानों को बनाने के लिए मजदूर को कई बार वेट भी करना पड़ता है, कई बार मटेरियल नहीं आया तो उसका वेट होगी, उसका वेट करना, उसका उस काम को बनाने के लिए मेहनत करना, संघर्ष करना, मालिक का सेक्रीफाइस करना, अपने परिवार के साथ खुशियों को छोड़कर अपने काम पर लगना, ये सब चीज सब इकोनॉमिक्स बोलती है, रियल कॉस्ट कहलाती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू इकोनॉमिक्स और तीन कॉस्ट को दोस्तों अगर हम जोड़ दें, तीन कॉस्ट को अगर हम जोड़ दें तो वो मेरी इकोनॉमिक कॉस्ट कहलाती है। पहला एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट, तीसरा मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। पहला मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोस्तों, दूसरा मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट दोस्तों, तीसरा मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, ये कॉस्ट होती क्या है ये पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम इन तीनों को अगर टोटल कर दे तो ये मेरा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक कॉस्ट कहलाता है दोस्तों। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्चुअल पेमेंट मेड बाय फर्म फॉर परचेजिंग और हायरिंग रिसोर्सेज आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी जब हम किसी सामान का प्रोडक्शन करते हैं, किसी सामान को बनाते हैं तो हमें मटेरियल खरीदना पड़ता है, इस मटेरियल को खरीदने के बदले में जो हम पेमेंट करते हैं उसको इकोनॉमिक्स में एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। और जब हम लेबर को हायर करते हैं सामान को बनाने के लिए तो लेबर को भी दोस्तों पेमेंट करनी पड़ती है ना गाइस, तो उस पेमेंट को यानी एक्चुअली में जो आप पेमेंट कर रहे हो दोस्तों, चाहे मटेरियल खरीदा चाहे आपने लेबर को पेमेंट करे, तो वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। आइए गाइस आगे हम पढ़ते हैं। दीज कॉस्ट आर एक्चुअल मनी एक्सपेंस डायरेक्टली इनकर्ड बाय परचेजिंग द रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल रेंट टू द लैंड, वेजेस टू द लेबर, एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी एटसेट्रा, है ना। यानी आप जिस जिस को भी पेमेंट करते हो दोस्तों, आपने कहीं से पैसा उधार लिया, उसको आप इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल की पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा। आपने लेबर को हायर किया तो लेबर की जो पेमेंट होगी वो भी मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा। आपने क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, आपने क्या किया, कोई पैसा उधार लिया उसकी पेमेंट कर रहे हो, या आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो यानी आप जेब से जो पेमेंट कर रहे हो एक्चुअली में वो मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। उसके बाद इम्प्लिसिट कॉस्ट। These costs are imputed cost of factors of production owned by the producer himself, which are generally left out in the calculation of expenses of the firm. For example, rent for the use of on land, interest on his own capital. दोस्तों अब आप समझना, आपने ना एक चीज है, इस इम्प्लिसिट कॉस्ट को मैं एक बात और बोल सकता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखना, मान लीजिए मैं कोचिंग का पढ़ाता हूँ, मान लीजिए मैं 50,000 रुपए कमा लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं कोचिंग से 50,000 रुपए कमा लेता हूँ। तो जो 50,000 कमा रहा है, मान लीजिए मैं कहीं पर जॉब करता तो मैं 45,000 रुपए कमा लेता। इकोनॉमिक्स में ना वैसे लॉजिकली बात तो ठीक नहीं है, लेकिन आप इकोनॉमिक्स में जो बोलता है वो समझिए। इकोनॉमिक्स बोलता है ना कि मुझे सीएमए प्रदीप ध्यानी को 45,000 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। तो कोचिंग पढ़ाने से मेरे गाइज, कोचिंग पढ़ाने से मुझे नौकरी नहीं कर पा रहा मैं, लेकिन यार एक ही काम तो कर पाऊंगा ना। लेकिन इकोनॉमिक्स बोलती है कि आप वो नौकरी छोड़ रहे हैं ना, आप नौकरी का ऑप्शन छोड़ रहे हैं, तो वो आपके लिए इम्प्लिसिट कॉस्ट है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप तो यही बोला जाता है, मान लीजिए मेरे पास 10 लाख थे, मैंने अपना ही पैसा अपने बिजनेस में लगा लिया, तो इकोनॉमिक्स बोलता है कि यार आपने अपना पैसा क्यों लगाया, आप अपना पैसा बैंक में जमा कराते तो आपको 7% का एफडी पर इंटरेस्ट मिलता, तो वो आपका नुकसान है, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। मान लीजिए मेरे पास जमीन थी, मैंने जमीन को किराए पर ना देकर अपना बिजनेस उसमें कर लिया, तो इकोनॉमिक्स बोलती है कि आपने अपना नुकसान कर लिया। आपने क्या किया कि उस पर आप किराएदार रख सकते थे, है ना। लेकिन बात तो आप समझिए, आपको ये भी तो लग रहा होगा कि यार अब अपना बिजनेस अगर वो उसको किराए पर रख देगा किसी और को, तो अपना बिजनेस को खुद किराए पे लेना पड़ेगा। तो यही तो इकोनॉमिक्स बोलती है। बट इकोनॉमिक्स का सिंपल सा आप समझ लीजिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट आती है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। यार बंदा या तो जॉब ही करेगा या कोचिंग ही पढ़ाएगा, है ना। तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट बुक्स बट नॉट इम्प्लिसिट कॉस्ट आर नॉट रिकॉर्डेड, यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, सही बात है, आपने मटेरियल की पेमेंट करी तो वो एक्चुअल है कॉस्ट है, वो आनी चाहिए। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट आप बोल रहे हो कि आपने जॉब नहीं की, तो इसकी बजाय आप कोचिंग कर रहे हो, वो आपका जॉब वाला जो ऑप्शन है आपका, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो गाइस इम्प्लिसिट कॉस्ट को और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट में हम कहीं नहीं दिखाते, जब हम अकाउंट पढ़ते हैं ना तो अकाउंट्स में इसको यहाँ पर कहीं पर नहीं दिखाते प्यारे मेरे दोस्तों। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते प्यारे दोस्तों। नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ते हैं हम आगे।
The minimum amount which is required to keep an entrepreneur in the production process is known as normal profit। यानी यदि कोई व्यवसाय बिजनेस कर रहा है तो कम से कम कितना उसको प्रॉफिट चाहिए एक बिजनेस में बने रहने के लिए। तो जो कम से कम, जो हम कम से कम बोल रहे हैं कि केवल बिजनेस को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, तो वो होता है मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद है इकोनॉमिक कॉस्ट कैसे निकलती है, आपको मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था। इम्प्लीसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ दीजिए, आपका इकोनॉमिक कॉस्ट निकल जाएगा। इकोनॉमिक कॉस्ट कैसे निकलती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट, इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, ये तीनों ही आपका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक कॉस्ट हो जाएगा। ओके मेरे गाइस, मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में ही। दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए मैं कोचिंग करा रहा हूं, तो इकोनॉमिक्स ये बोलती है कि आप कोचिंग कराने की वजह से आपने जॉब का जो ऑप्शन छोड़ दिया, जो जॉब से आपको नुकसान हो रहा है, जॉब की सैलरी वाला, वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास 20 लाख रुपए थे, मैंने अपना 20 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा दिए। इकोनॉमिक्स बोलती है कि आप उस 20 लाख को बैंक में रख सकते थे और इंटरेस्ट कमा सकते थे, लेकिन आपने वो चीजें अपने बिजनेस में उस पैसे को लगाकर आपने वो ऑप्शन छोड़ दिया बैंक में पैसे रखने वाला। तो इस उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक सीमित जमीन है, आपके पास खेती करने के लिए सीमित जमीन है, वहां पर आपको गेहूं भी उगाने हैं और चावल भी उगाने हैं, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप मान लीजिए थोड़ा गेहूं और थोड़ा चावल, अगर आपको कोई एक भी ज्यादा उगाना है तो दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को चुनने के लिए जो दूसरी अपॉर्चुनिटी का हमें छोड़ना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है गाइस, the opportunity cost of anything, the next best alternative cost which is foregone। यानी जो हम इग्नोर कर देते हैं ना, वही हमारी होती है। यानी मैं अगर हल्का सा भी गेहूं ज्यादा उगाऊंगा तो मुझे चावल का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो जितना मुझे चावल का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उगाने के लिए, वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। यानी मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 45,000 की जो मैं सैलरी का नुकसान कर रहा था, तो वो मेरा क्या कहलाता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता वो मेरा। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ये है खेत है, मान लीजिए मेरे पास एक लैंड है, मैंने हिस्से में बांट लिया कि इतने हिस्से में मैं क्या करूंगा, राइस उगाऊंगा, राइस इतने में मैं क्या करूंगा, राइस उगाऊंगा, और इतने वाले हिस्से में मैं क्या करूंगा, वीट उगाऊंगा यानी गेहूं उगाऊंगा। ओके प्यारे दोस्तों, तो अब क्या है दोस्तों कि अगर मुझे हल्का सा भी राइस को ज्यादा उगाना पड़ेगा, मान लीजिए मैं यहाँ तक राइस उगाता हूँ, मुझे यहाँ और जमीन चाहिए होगी राइस उगाने के लिए, यहाँ भी मैं राइस उगाऊंगा, तो मुझे गेहूं कम उगाना पड़ेगा, इतना सा ही मुझे गेहूं उगाना पड़ेगा, इतना सा ही मुझे क्या करना पड़ेगा, गेहूं उगाना पड़ेगा। तो मुझे इतना जो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ना, ये पोर्शन जो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, आइए इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। ये डायग्राम है प्यारे दोस्तों, इससे समझ लेते हैं हम, आगे आइए। देखिए आप देखिए आप यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, ये मेरा वीट है, इतना मैं वीट उगा रहा था, और ये मेरा क्या था, राइस था। अगर मैं वीट को कम करता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ पर आ गया, अगर मैं वीट को कम करता हूँ, यानी वीट कम कर दिया, तो अब मैं राइस को ज्यादा से ज्यादा उगाऊंगा। सपोज मान लीजिए अगर मैं वीट ज्यादा उगाऊंगा, मैं वीट ज्यादा उगाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ता, राइस को कम उगाना पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो एक का त्याग करना पड़ता है, ये त्याग मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी को आप छोड़ते हो, किसी एक अपॉर्चुनिटी को लेने से जो आपने छोड़ दिया, वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। आइए फैक्टर्स पढ़ते हैं हम। एप्लीकेशंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस, यानी किस फैक्टर के प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है द गाइस, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट का मतलब कौन सा ऑप्शन आप चुने, कौन सा आप ऑप्शन चुने, वो आपको डिसाइड करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो आपका बेस्ट होगा आप उसको चुनोगे, बाकी दूसरे को आप छोड़ दोगे। डिसीजन रिगार्डिंग कंजम्पशन पैटर्न, यानी क्या नाम है इसका, किसको ज्यादा हम कंजम्पशन करें, यानी किसको ज्यादा हम बनाएं, तो जिससे मुझे ज्यादा फायदा हो रहा होगा उससे मैं उसको ज्यादा बनाऊंगा और किसी और को मैं त्याग दूंगा। डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान का मतलब क्या सामान मुझे बनाना है, कौन सा सामान मुझे ज्यादा बनाना है और कौन सा सामान मुझे कम बनाना है, इसका ज्ञान यानी इसकी नॉलेज मुझे किससे मिलती है, इसकी नॉलेज मुझे मिलती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से। उसके बाद डिसीजन रिगार्डिंग नेशनल प्रायोरिटीज, यानी नेशनल प्रायोरिटी मतलब कि देश में इस समय क्या चीज अर्जेंट है, जो चीज अर्जेंट होगी, जिसकी जरूरत देश और देश के लोगों को होगी, उस सामान को हम ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। मान लीजिए डिफेंस यानी रक्षा के सामान की ज्यादा जरूरत है, यानी आर्मी को रक्षा के सामान की ज्यादा जरूरत है, तो रक्षा के सामान को ज्यादा से ज्यादा बनाया जाएगा। यानी बेसिक खाने पीने की चीजों की ज्यादा जरूरत है,
तो पहले बेसिक खाने पीने की चीजों को बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है प्राइवेट कॉस्ट एंड, इसके बाद है प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये वाला एक पोर्शन देख लेते हैं हम, प्राइवेट कॉस्ट एंड, आइए दोस्तों, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए XYZ नाम की एक कंपनी है, वो सामान को बनाती है, सामान को बनाती है, तो सामान को बनाने के लिए उसको लेबर की जरूरत है, उसको मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उसको बिजली के बिल देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, उसका फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा, उसको मजदूरों को सैलरी देनी पड़ेगी। ये सारे के सारे खर्चे, जिस सामान को बनाने के लिए जो खर्चे है, उसको हम प्राइवेट कॉस्ट बोलते हैं। और सोशल कॉस्ट क्या होता है ना कि सरकार ने एक आपको, सरकार ने क्या बोल दिया कि आप समाज के संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चर करते हो, जो भी कूड़ा कचरा होता है वो आप नदियों में फेंक देते हो, तो उसके लिए क्या करती है कि कंपनी क्या करती है कि ना, आप जो समाज के साधन को यूज करते हैं ना, उसके बदले में आप समाज को क्या दे रहे हो, तो उसके बदले में ना सोशल कॉस्ट के नाम से ना कंपनियों को, सरकार को पैसा देना पड़ता है। उसको एक्चुअल में जब आप आगे आ गए हो, अपर क्लास में आओगे ना, तो वहां पर हम उसको CSR बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो कंपनियों को, सरकार को देनी पड़ती है एज अ, उसको हम सोशल कॉस्ट बोलते हैं, यानी वो समाज की भलाई के लिए कंपनियां पे करती हैं। प्राइवेट कॉस्ट सिंपल सा है, किसी सामान को बनाने के लिए जितनी भी कॉस्ट आती है वो प्राइवेट कॉस्ट है। लेकिन आप समाज की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए अगर कुछ कॉस्ट खर्चा कर रहे हो, सरकार को कुछ भुगतान कर रहे हो, तो वो मेरा सोशल कॉस्ट कहलाया जाएगा। ठीक है गाइस, क्या पढ़ा आज हम वो देख लेते हैं। दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आता आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, मैं आपके साथ हूँ। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट का मतलब होता है किसी सामान को बनाने के लिए जितना भी खर्चा आता है वो मेरा कॉस्ट कहलाता है। मनी कॉस्ट का मतलब जब हम एक्चुअली में हमारी जेब से पैसा निकलता है तो उसको हम मनी कॉस्ट बोलते हैं। रियल कॉस्ट का मतलब होता है, रियल कॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों, रियल कॉस्ट का मतलब होता है कि ये ना पैसों में तो भुगतान नहीं होता, लेकिन पैसों में तो इसका भुगतान नहीं होता, लेकिन जो मालिक के एफर्ट होते हैं, मालिक का स्ट्रगल होता है, मालिक का संघर्ष, यानी मजदूर जो है ना, वो अपने जो काम करता है, सैक्रिफाइस करता है, जो त्याग करता है, सारे के सारे, इकोनॉमिक्स भी इसको कॉस्ट बोलती है। भले ही पैसों में इसका भुगतान नहीं हो रहा, लेकिन इकोनॉमिक्स बोलती है कि यार ये जो सैक्रिफाइस है, अपने परिवार को छोड़कर मजदूर काम पे लगा हुआ है, मालिक अपने परिवार के साथ समय बिताने के बजाय अपने काम पर ध्यान दे रहा है, तो ये हमारी क्या होती है, रियल कॉस्ट होती है। उसके बाद इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट को तीन तरह बांटों में बांटा गया है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो कॉस्ट हम एक्चुअल में पेमेंट करते हैं, जैसे लेबर को पेमेंट कर दी मैंने एक्चुअल में, वो मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो एक्चुअल में मैंने पेमेंट कर दी उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि वैसे तो ये एक्चुअल में कॉस्ट होती नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको कॉस्ट माना जाता है, कि इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति एक काम को कर रहा है, तो किसी और काम को छोड़ रहा है, जिस काम को छोड़ने से उसको जो नुकसान हो रहा है उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। मान लीजिए एक जो टीचर है ना, वो नौकरी ना कर टीचिंग कराता है, तो वो इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि जो नौकरी वो छोड़ रहा है, नौकरी का जो ऑप्शन अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है दोस्तों, एक बिजनेस को कम से कम नॉर्मल इतना प्रॉफिट तो होना चाहिए कि वो अपने खर्चों को भुगतान कर सके, तो वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो मेरी इकोनॉमिक कॉस्ट निकल जाती है। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जब आपके पास दो अपॉर्चुनिटियां थी, अगर आप किसी एक को छोड़ देते हो और एक को ले लेते हो, तो जिसको आप छोड़ते हो, इकोनॉमिक्स उसको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलती है। मान लीजिए एक व्यक्ति टीचिंग का काम करता है, उसने जॉब का ऑप्शन छोड़ दिया, जबकि उसके पास जॉब भी थी, उसके पास जबकि जॉब भी थी, तो दोस्तों क्या होता है कि जॉब का जो इकोनॉमिक्स बोलती है कि जो आपने जॉब, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो जॉब था वो आपने छोड़ दिया, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। और इसकी एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को कैलकुलेट करने में या उसको डिटरमाइन करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रेंट, यानी कितनी कॉस्ट आएगी, कितने एफर्ट्स होंगे, ये सब डिटरमिन करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करती है। और डिसीजन रिगार्डिंग कंजम्पशन, कितना हम कंज्यूम करें, कितना खर्चा कहाँ कहाँ करें, वो डिटरमिन करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्लान, डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्शन प्लान का मतलब दोस्तों क्या नाम है, कितना कौन सा सामान बनाया जाए, कौन सा नहीं बनाया जाए, किस सामान को बनाने पर ज्यादा समय दिया जाए, ये सब बिन क्या कहलाती है, प्रोडक्शन
प्लान में मतलब कि कौन-कौन सा सामान कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिसाइड करती है। डिसीजन रिगार्डिंग नेशनल प्रायोरिटी, अगर देश की जो प्रायोरिटी होगी उसी को हम बनाएँगे और बाकियों को छोड़ देंगे हम। प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट मेरे दोस्तों होती है जब हम कोई बिज़नेस काम करता है तो उस बिज़नेस को चलाने के लिए जो सारे खर्चे आते हैं, फैक्ट्री का रेंट देना, सैलरी देना एम्प्लॉइज़ को, बिजली का बिल हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, ये सब मेरी प्राइवेट कॉस्ट होती है। सोशल कॉस्ट मतलब समाज की भलाई के लिए आपको जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है, यानी कि लोगों की भलाई के लिए, समाज के लोगों की भलाई के लिए जो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो वो मेरा क्या कहलाता है? वो मेरा दोस्तों क्या कहलाता है? वो मेरा दोस्तों क्या कहलाता है? सोशल कॉस्ट कहलाता है। सो गाइस, थ्योरी ऑफ कॉस्ट का हमारा पहला लेक्चर जो है आज का, आज हम फिनिश करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर कोई भी डाउट है तो आप कर सकते हैं। आप बने रहिएगा, इकोनॉमिक्स का पूरा 100% जो हमारा सिलेबस है मैं आपके साथ कराता रहूँगा, आप बस बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। किसी भी और टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बना दूँगा आपके लिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। बाय गाइस।